गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी वर्णों की समझ, उनका सामान्य व तार्किक वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो उसमें आता है उनकी जैसे स्वर और व्यंजन है, उनकी गिनती कितनी होती है, स्वरों की गणना कितनी है, व्यंजनों की कितनी है, इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, उसके बाद स्वरों का जो वर्गीकरण है वो कितना है, व्यंजनों का वर्गीकरण है। इस तरह से हम इसमें आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ध्वनि पर। जो भाषा है उसका आधार होती है ध्वनि। ध्वनि वो मूल तत्व मान सकते हैं, इससे शुरुआत मान सकते हैं। सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, जिसमें दो आते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वरों की बात करें तो इनकी संख्या होती है 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी और व्यंजनों की संख्या 33 मानी। अगर हम कुल जितने भी हैं वर्णमाला के वर्ण, उनकी बात करें तो इनकी संख्या 52 मानी गई है। हालांकि कई बार संस्कृत में 63, 64 भी मानते हैं। अगर अलग अलग बुकों के हिसाब से देखें, 9th में इनकी कहीं 47 मानी गई है। इस तरह से कई बार इनकी संख्या में अलग अलग वो देखने में आता है। लेकिन स्वरों की निश्चित रूप से बात करें तो इनकी संख्या 11 ही रहेगी और व्यंजनों की बात करें तो ये 33 रहेंगे। अब बात आती है सबसे पहले इनके सामान्य वर्गीकरण की। सामान्य वर्गीकरण हम सबसे पहले लेते हैं स्वर। स्वर की परिभाषा क्या है? स्वर वे मूल ध्वनियां हैं जो मुख से निर्बाध रूप से निकलती हैं। कई सारे विद्वानों ने इनकी अलग अलग परिभाषा भी दी है कि इन्हें बोलते समय या उच्चारण करते समय मुख में किसी प्रकार का घर्षण या रुकावट नहीं होती है। इनकी बात करें स्वरों की, जैसे मानी गई है इनकी संख्या। और स्वरों की संख्या से पहले एक बात और बता दूंगा आपको, मात्रा। मात्रा क्या है? मात्रा स्वर या व्यंजन का ज्ञान कराए उसे हम मात्रा कहते हैं। मात्राओं को आप जानते होंगे, है कि कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन आ की होती है। अगर आ की मात्रा की बात करें, ये आ की मात्रा हो जाएगी। ई की बात करें, इस तरह से ई पे लग जाएगी, छोटी ई, बड़ी ऊ, ऐसे ऊ की लग जाएगी, बड़े ऊ की लग जाएगी, ए की लग जाएगी, आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, औ हो जाएगा। इस तरह से इसकी मात्रा चलती है। मात्रा क्या है? जो स्वर या व्यंजन का बोध कराए। जितने भी व्यंजन हैं वो कहीं ना कहीं स्वर से ही पूरे होते हैं। व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, या अर्धवर्ण माने जाते हैं। जब स्वर इसमें लग जाते हैं तो ये पूरे हो जाते हैं। इस तरह मात्राओं की बात की हमने, तो है कि कोई मात्रा नहीं। आ की हो गई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, इस तरह से। अब हम आते हैं स्वर। तो स्वर, जैसे मैंने परिभाषा बताई, वे ध्वनियां हैं जो मुख से बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के या बिना किसी के सहयोग से निकलते हैं। इन्हें हम स्वर कहते हैं। अब स्वर की कई, जैसे मंगलदेव शास्त्री ने परिभाषित किया है, स्वर ऐसी सघोष आवाज को कहते हैं जिसके उच्चारण में वायु के प्रवाह की गति मुख में बिना किसी रुकावट के होती है। स्वरों के भेद की अगर बात करें तो 3 भेद इसके माने गए हैं। स्वर के कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद माने गए हैं। सबसे पहले हम आते हैं ह्रस्व। इसे हम लघु भी कहते हैं। इसे लघु भी कह सकते हैं, ह्रस्व भी कह सकते हैं। ये मूल स्वर कहलाते हैं। इन्हें और क्या कहते हैं हम? मूल स्वर। इनकी संख्या 4 मानी गई है। कितनी मानी है? मूल स्वर कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं ये? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रे ऋषि। इस तरह से इनकी संख्या, ये क्या हो गए? मूल स्वर हो गए। और इनकी संख्या कितनी है? 4। तो नंबर 1 हो गया। दूसरे की अगर बात करें तो ये होता है दीर्घ, या इसे हम गुरु भी कहते हैं। ये दीर्घ स्वर होते हैं। इनकी संख्या 3 मानी गई है। दीर्घ स्वर कितने माने गए हैं?
3 माने गए हैं। ये 3 कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इस तरह से इनकी संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। अब बचते हैं संयुक्त। दीर्घ के बाद कौन से स्वर आते हैं? संयुक्त। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी न किसी के मेल से बनते हैं, और मेल की भी बात आती है तो दीर्घ और संयुक्त इनमें अंतर क्या है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये तो ऐसी ध्वनियां हैं जो समान के योग से बनेंगी, जैसे ए प्लस ए बराबर आ, ऐसे ही ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब संयुक्त की बात करें तो ये असमान ध्वनियों के योग से बनती है। इनकी संख्या होती है 4। तो कितनी हो गई हमारी? 4 तो ये हो गए, 4 ये हो गए 8, 3 ये हो गए 11। इन 4 में कौन कौन सी आएंगी ये भी हमें देखना है। ए, आई, ओ और औ। अब इनमें असमान कैसे बनेंगे? जैसे ए प्लस ई, ए प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? ए। अगर बड़ी ई आ जाएगी तो आई हो जाएगा। इस तरह से ए प्लस ओ की बात करें तो ए प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ये हो गए इनके सामान्य अगर गणना की बात करें। इस तरह से कितने हो गए? 4 ये हो गए लघु, 3 हो गए दीर्घ और 4 हो गए संयुक्त। ये वाले हो जाएंगे संयुक्त वाले। तो इस तरह से इनका हमने वर्गीकरण किया स्वरों का। अब है व्यंजनों पर। जैसा कि मैंने बताया व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। ये विपरीत हैं। जिस तरह से हमने स्वर के लिए कहा कि जैसे स्वरों को बोलने के लिए किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, निर्बाध रूप से मुख से निकलती हैं ध्वनियां, जबकि व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों का सहयोग लिया जाता है। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इनका वर्गीकरण भी कई रूप में किया गया है। तो इनकी संख्या कितनी मानी है? 33। तो सबसे पहले हम आते हैं इनमें व्यंजनों की अगर बात करें तो इनके भेद को देखते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं हम स्पर्श। स्पर्श व्यंजन। इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण के समय हमारी जिह्वा मुख में किसी न किसी उच्चारण स्थान को छूते हुए या स्पर्श करते हुए निकलती है, इसलिए इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25। इन 25 में भी 5 वर्ग आते हैं। 25 में भी वर्ग कितने हैं? 5। ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं? जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ऐसे ही त वर्ग और प वर्ग। अब एक वर्ग की अगर बात करें तो एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जैसे क ख ग घ, च छ ज झ न, ट ठ ड ढ न। इस तरह से इनकी संख्या 5 वर्ग हैं। तो पांचों में 5-5 वर्ण है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 25। और इन्हें स्पर्शी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण के समय हमारी जिह्वा मुख में किसी न किसी स्थान को छूते हुए निकलती है। अब बात आती है, दूसरे आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ ये ऐसी ध्वनियां, इन्हें अर्धस्वर भी कहा है। किसी विद्वान ने इनको अर्धस्वर कहा है क्योंकि ये स्वरों से पूरी हो रही है। इनकी संख्या 4 मानी है। य, रे, ले, रे। कितनी हो गई इनकी संख्या? 4। अंतस्थ हो गई। इसके बाद आते हैं हम ऊष्म व्यंजनों पर। अगला जो हमारा भेद है
ये हो जाता है ऊष्म। इनकी संख्या भी 4 है। इनकी संख्या कितनी मानी है? 4 मानी गई है। इसमें 4 में तीनों हमारे स आ जाएंगे और है आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आता है? श, इसके बाद श, स, है। इन्हें ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? ऐसा नहीं है बोलते समय इनसे ऊष्मा निकलती हो, लेकिन इन्हें बोलते समय उष्णता का अनुभव होता है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो ये हो गए, इस तरह से 5 वर्ग हो गए। टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 33। स्पर्श हो गए 25, 4 ये हो गए और 3 ये हो गए। तो इस तरह से टोटल हो गए 33। अब आगे हम बात करते हैं, इनके अतिरिक्त 3 संयुक्त और माने गए हैं। इनके अलावा 6, 3 और गे। इनका निर्माण कैसे होता है? जैसे क प्लस से प्लस ए, वैसे ही ते प्लस रे प्लस ए। गे में हो जाएगा जे प्लस ने प्लस ए। इस तरह से इनका व्यंजनों का और स्वर का हमने सामान्य वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें हमने जाना स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इनके 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से भेद हैं उनके बारे में हमने जाना, जिसमें हमने लघु या ह्रस्व भी कहते हैं, गुरु या दीर्घ। तो ह्रस्व की संख्या हमने पढ़ी 4, गुरु की 3 और संयुक्त इनकी संख्या होती है टोटल 11। उसके बाद हमने पढ़ा व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों की कुल संख्या 33 मानी है। उनमें भी 3 भाग किए गए हैं, जिसमें स्पर्श है, अंतस्थ है और ऊष्म व्यंजन है। स्पर्श की संख्या 25 होती है। 25 में भी 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इस तरह से इनकी संख्या 25। इसके बाद अंतस्थ पढ़े, इनकी संख्या 4 होती है। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं ऊष्म पर, इनकी संख्या 4 होती है। इन सबके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण भी हमारी वर्णमाला में आते हैं, जिन्हें इस तरह से 6, 3, गे। इनमें के हलंत प्लस से प्लस ए, ते हलंत प्लस रे हलंत प्लस ए, जे हलंत प्लस ने प्लस ए। इसके बाद हम पढ़ेंगे तार्किक वर्गीकरण। यहाँ तक हमारा हुआ सामान्य वर्गीकरण। हमारा सामान्य वर्गीकरण। अगर हम तार्किक वर्गीकरण की बात करें, इस तार्किक वर्गीकरण में हमें ये संख्या नहीं देखनी, तर्क के आधार पर या प्रमाण के आधार पर ये सिद्ध करना है कि कौन सी ध्वनियां, कौन सा उच्चारण स्थान है, घोष है, अघोष है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, मुख या जिह्वा की स्थिति के आधार पर या प्रयत्न के आधार पर कैसे कैसे इन ध्वनियों का वर्गीकरण किया है। तो इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे आगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।